जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ब्रेकिंग न्यूज़ विद ओन शिराजी की एक और अहम एपिसोड के साथ मैं आपको सैयद ओन शिराजी हाजिर खिदमत हूँ। नाज़रीन, आज जिस इशू पे हम बात कर रहे हैं वो है गुज़िश्ता रोज़ पेश आने वाला वाक़या, एक जिसमें एक लेफ्टिनेंट कर्नल साहब की बीवी ने जो हज़ारा मोटरवे पे पुलिस एहलकारों के साथ बदतमीज़ी की और आगे जाने की कोशिश की और कुछ नाज़ेबा जुमले भी कहे। तो ये वो तमाम मामला है जिस पे हम एक डिफरेंट तरीक़ेकार से बात करेंगे। कौन थी, कौन कर्नल साहब थे, ये सारी बातें आप सुन चुके। किस तरह हुआ, इससे पहले लेफ्टिनेंट कर्नल साहब का रवैया कैसा था, ये बातें भी आप सुन चुके। ये सारी बातें आप जान चुके हैं। हम ये हुआ क्यों, मतलब एकदम अगर हम बात करें तो कीबोर्ड की एक फोर्स और टाइपिंग, जो मोबाइल टच मोबाइल की स्क्रीनें जगमगा उठी और कर्नल की बीवी और इस तरह के जो हैं वो डिफरेंट किस्म के हमने देखे कि जो है ट्विटर पे और फेसबुक पे हमें ट्रेंड नज़र आए और ट्विटर पे टॉप 4 ट्रेंड में 2 ट्रेंड जो हैं इस हवाले से थे। तो ये सारा मामला बना क्यों, अवाम इस अंदाज में एकदम कोई मौके की तलाश में क्यों थी, यानी जैसे ही मौका मिलता गया तो फिर लोगों ने जो है वो अपने कीपैड और कीबोर्ड इस तरह रोशन क्यों किए। तो ये क्यों सारा कुछ हुआ, हम जरा उस तरफ जाते हैं, एक डिफरेंट एस्पेक्ट आपको दिखाते हैं। और ये जो वीलॉग है ये सिर्फ आम सिविलियंस के लिए नहीं है बल्कि आर्मी की आला क़यादत के लिए भी है। यहाँ पे कुछ चीज़ों की जानब निशानदेही की जा रही है ताकि वो भी चीज़ों में थोड़ी तब्दीली लेके आएँ कि किस अंदाज में ये इस तरह के एक अवाम में, सिविल लोगों में और आर्मी में गैप क्यों बनता जा रहा है, क्यों इस बात को इतना बढ़ाया चढ़ाया गया। एक तो 5th जनरेशन वार का मामला, एक जी जो PTM, एक जी इंडियन, वो सारे फैक्टर एक साइड पे करते हैं। अभी हम जो गुफ्तगू कर रहे हैं हम किसी और फैक्टर पे कर रहे हैं, हम कुछ और जो है हक़ाइक़ सामने लाते हैं, कुछ फैक्ट फिगर सामने लाना चाहते हैं, कुछ वो असलियत लाना चाहते हैं कि किस वजह से ये मामला यहाँ तक पहुँचा कि अब अगर एक खातून इंडिविजुअली भी कोई हरकत गलत करे और वो सिर्फ ये कह दे कि मैं कर्नल की बीवी हूँ, तो उसके बाद पूरे इदारे को जवाबदेह क्यों होना पड़ता है, पूरे इदारे को जी एक कटहरे में क्यों खड़ा होना पड़ता है और अवाम क्यों खड़ा करती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर आर्मी चीफ को क्यों एक्शन लेना पड़ता है। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जिनका जवाब आपको इस वीलॉग में मिलेगा और कुछ चीज़ों की जानब हम इशारा करेंगे जो आम आवाम के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ख़ास करके आर्मी की मौजूदा जो क़यादत है उसके लिए वो बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं जिनकी जानब हम निशानदेही करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो आपको ये बताऊं कि अवाम और आर्मी के दरमियान, यानी सिविलियन और आर्मी के दरमियान जो सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट बनता है वो ये बनता है कि जब आर्मी अफसरान जो हैं वो सिविलियन की ओहदों पे पोस्ट किए जाते हैं, यानी बड़े ओहदे पर लगाए जाते हैं। हालिया दिनों में आपने देखा, इससे पहले भी यही होता था, हमने ये देखा कि बिजली के बिल इकट्ठे करने के लिए भी नवाज शरीफ साहब के दौर में फ़ौज को जो है वो बुलाया गया, फल सफाई के लिए फ़ौज को बुलाया गया, लेकिन हालिया दिनों में ये चीज़ें ज़्यादा खुल के सामने आई। अगर बात करें 3-4 ऐसी तैनातियाँ, एक वापडा के चेयरमैन जो साबिक लेफ्टिनेंट जनरल हैं मुजम्मल हुसैन, उनकी बात करें, PIA पे एयर वाइस मार्शल हाज़र सर्विस अरशद मलिक, नया पाकिस्तान हाउसिंग अथॉरिटी पे हाज़र सर्विस मेजर जनरल आमिर असलम खान, ब्रिगेडियर नासिर मंजूर मलिक जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर एडमन लगाए गए। उसके साथ साथ अगर बात करें वापडा, PIA, सिविल एविएशन, CPAC अथॉरिटी, एंटी नारकोटिक्स, एयरपोर्ट और साथ में जो है नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट, वज़ीर आज़म हाउसिंग अथॉरिटी, एरा अथॉरिटी, नैब, स्पार्को, ये वो तमाम इदारे हैं जिनकी आला पोस्टों पे आर्मी के साबिक या हाज़र सर्विस ऑफिसर बैठे हैं। अब आम आवाम का ये ख्याल है और सिविलियन लोगों का ये ख्याल है कि ये क्योंकि सिविलियन होते हैं तो इन पे सिविलियन लोगों को होना चाहिए और ये एक बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट जो है वो बन रहा है बिटवीन पाकिस्तान आर्मी एंड बिटवीन कॉमन पर्सन। तो इसमें जो है आर्मी की आला क़यादत को ज़रूर देखना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं कि आर्मी ऑफिसर्स अगर इन जगहों पे खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं तो यकीनी तौर पे मुल्क को कौम मिल्लत की बेहतरी के लिए दे रहे हैं, लेकिन इससे फिर या तो वजाहत आए या तो फिर लोगों को बताया जाए कि किस अंदाज में क्यों इनकी ज़रूरत पेश आई कि सिविलियन में ऐसे लोग नहीं थे। तो ये एक अहम मामला है
जो सबसे बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट बन रहा है, जिसकी वजह से वो नौजवान जिन्होंने एमफिल किया हुआ है, जिन्होंने एमए किया हुआ है, जिन्होंने पीआईडी की हुई है और उनके पास कोई जॉब नहीं है, जब उनकी तरफ ये चीज़ आती है और यकीनी तौर पे हमारे जो दुश्मन हैं वो इन चीज़ों को ज़्यादा उभारते हैं भारत, अफगानिस्तान या दीगर ममालिक की जानिब से, तो फिर उनको एक इसमें एक जो है वो दलील मिलती है। वो कहते हैं कि एक जो है वो लेफ्टिनेंट जनरल साहब वो रिटायर होने के बाद अगर वापडा के सरबराह बन जाते हैं तो वो जनाब अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार चुके हैं, उन्होंने सर्विस दे ली, वेल एंड गुड। अब उन्हें जनाब रिटायरमेंट की लाइफ अखबार पढ़नी चाहिए, काफ़ी शाफ़ी पीनी चाहिए, लाइफ को एंजॉय करना चाहिए और वहाँ पे किसी सिविलियन को बैठा होना चाहिए। नीचे से सिविलियन ऊपर जाएगा तो नीचे एक पोस्ट खाली होगी, वहाँ पे रिक्रूट नहीं होगा तो उससे एक जो तनासब है वो बेरोजगारी का काम होगा। अब एक और चीज़ जो जिसकी तरफ आर्मी की आला क़यादत की तवज्जो दिलाना चाहता हूँ वो है सिविल सर्विस में वो कोटा जो इस वक्त आर्मी के पास है। कोटा सिस्टम इसलिए मुख्तस किया गया पाकिस्तान की सिविल सर्विस में कि जो कम इलाके ऐसे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा तरक्की नहीं हुई है, उन इलाकों के नौजवानों को उन इलाकों के नौजवानों के मुसावी हकूक देना जहाँ पे बहुत तरक्की होगी। यानी एक बंदा जो टंडू अलायार का सिंध की बात करें, वहाँ का जो लड़का है वो कभी भी कराची की एक आला यूनिवर्सिटी में जो लड़का पढ़ा है उसके मुकाबल तो नहीं आ सकता, तो फिर एक कोटा सिस्टम बनाया गया कि जनाब दोनों को एक जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए। लेकिन फिर इसमें एक और कोटा आ गया पाक फोर्सेस का। 10% पाकिस्तान की आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं उनका कोटा पाकिस्तान की सिविल सर्विस में आ गया। पाकिस्तान की सिविल सर्विस की बात करें तो तकरीबन 100 से 150 के माबैन सालाना सिविल सर्विस में लोग इंडक्ट होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 10 से 15 आर्मी ऑफिसर जो है वो इंडक्ट होते हैं, यानी 10 से 15 आर्मी के कैप्टन लेवल के ऑफिसर जो हैं वो सिविल सर्विस के हिस्सा बनते हैं। तो इससे भी एक बड़ी जो है वो बेचैनी सी आम लोगों में पाई जाती है। आम जो एक सिविलियन लोग होते हैं वो कहते हैं जी देखिए इसमें जो आर्मी की तरफ से ये ज़रा थोड़ी सी ये डिटेल बता दूं कि ये कहीं पे लिखा हुआ नहीं है, ये बाकायदा तौर पे कहीं पे कोटा नहीं है। ये अयूब खान साहब के दौर में शुरू किया गया और फिर जब ज़िया-उल हक साहब का दौर आया तो फिर सालाना की बुनियाद पे ये कर दिया गया कि सालाना आर्मी से लोग इंडक्ट होते थे। अब जो सिविलियन है उनका मौक़िफ़ ये है कि देखिए जी 10 से 15 लोग जब आर्मी के सीएसएस में मतलब इस सिविल सर्विस में आ रहे हैं, 150 में से 135 सिविलियन आ रहे हैं और 15 आर्मी के आ रहे हैं, तो इसका ये मतलब है कि वो 15 सिविलियन की जगह वो आर्मी के लोग आ रहे हैं। दर हकीकत वो जो मेरिट पे आते थे, वो जिन्होंने मेहनत की थी, वो जिन्होंने सीएसएस पास किया, वो जो इंटरव्यू में आए वो इसलिए सिलेक्ट नहीं हुए क्योंकि आर्मी के कैप्टन 15 आ गए। तो ये उनकी तरफ से मौक़िफ़ है, जबकि आर्मी की तरफ से मौक़िफ़ ये है कि जी हम अच्छे ऑफिसर्स भेजते हैं ताकि वो सिविल सर्विस में जाए और अच्छी अंदाज में बेहतरीन अंदाज में वहाँ पे परफॉर्म करें। लेकिन यहाँ पे फिर दो चीज़ें आ जाती हैं जिसकी तरफ निशानदेही करना वाक़तन ज़रूरी है। उसमें एक ये आ जाती है कि जब एक कैप्टन आता है उसका एक अपना इंटरनल एग्ज़ाम होता है, वो इंटरनल एग्ज़ाम पास करके सिविल सर्विस में आता है, उसकी एजुकेशन बीए होती है, यकीनी तौर पे एफए पे सेकंड लेफ्टिनेंट हुआ, बीए, और साथ में उसको सबसे ज़्यादा जो है वो फ़नी तरीक़ेकार सिखाया जाता है। आपने लड़ना किस तरह है, आपने जंग किस तरह करनी है, ये तमाम चीज़ें उसको सिखाई जाती हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की चीज़ें एज सच उसको इस तरह नहीं सिखाई जाती जिस अंदाज में एक सिविलियन जो है वो चीज़ें कर सकता है। अब सिविलियन जो होता है अमूमी तौर पे हमने देखा है कि जब वो सीएसएस में आता है तो मास्टर डिग्री कम से कम उसके पास होती है, तो उसकी एजुकेशन फिर एक और मामला है। ये थोड़ी सी 3 चीज़ों में ये लोग जो आर्मी के कोई भी ऑफिसर सीएसएस करने मतलब सीएसएस के बगैर एक अपना इंटरनल इम्तिहान दे के आते हैं तो वो या डीएमजी ग्रुप में आते हैं या पुलिस सर्विस में आते हैं या फॉरेन ऑफिस में आते हैं। फॉरेन ऑफिस में इस वक्त तकरीबन सबसे ज़्यादा 17% कोटा जो है इस वक्त मौजूद है, तो बाकी किसी में कस्टम, रेलवे यहाँ पे नहीं जाते, पुलिस सर्विस, डीएमजी और फॉरेन ऑफिस। अब आप अगर आपको सिर्फ पंजाब की मिसाल दूं तो पंजाब के तकरीबन दर्जन के करीब ऐसे ज़िले हैं जिनके डीपीओ जो हैं वो कैप्टन रिटायर्ड हैं। अब सिविलियन की यहाँ पे एक और बात आती है। सिविलियन ये कहते हैं कि जब एक आर्मी ऑफिसर आता है तो वो तो पहले से ऑलरेडी एम्प्लॉयड होता है ना, वो तो एक अच्छी उसको जो तनख्वाह उधर से मिलनी है वही इधर से मिलनी है, वो तो बड़ी अच्छी एक सैलरी ले रहा होता है। तो एक वो जहाँ पे ऑलरेडी वो मौजूद है वहाँ से वो इस तरफ आ जाता है, तो उससे यकीनी तौर पे एक अनएम्प्लॉयड पर्सन जो होता है सिविलियन, उसकी जो है वो जगह
मारी जाती है, उसकी नौकरी की जगह मारी जाती है, और वो जनाब ये मतलब उनको इस अंदाज में नहीं आना चाहिए। उसके साथ साथ एक और जो आर्मी की तरफ से दलील आती है, जब हमारी कुछ लोगों से बात हुई कि टॉप ब्रास हम भेजते हैं ताकि बेहतर काम हो सके, तो सिविलियन की जानब से ये दलील आती है कि जनाब देखिए, जब एक कैप्टन तक पहुंचे आप बहुत सारा खर्च करते हैं, उनको मुख्तलिफ किस्म की ट्रेनिंग देती है, तो आपको अपने अच्छे ऑफिसर्स को अपने लिए इस्तेमाल करना चाहिए, बजाय आप ये कि सिविल सर्विस में भेज दें, बजाय ये कि आप पुलिस में भेज दें, बजाय ये कि आप फॉरेन ऑफिस में भेज दें। तो बेहतर है कि आप उनको जो बेहतरीन आपके ऑफिसर हैं, आप उनको फौज में इस्तेमाल करें। आपने उन पर बहुत ज़्यादा खर्चा किया, और खर्चा करने के बाद आपने जनाब आगे मतलब अपने से उनकी जो है सर्विसेज वो ख़त्म कर दी और वो आगे सिविल सर्विस में आ गए। तो ये एक अहम मामला जो है ये सिविलियन की तरफ से भी उठाया जाता है। तो ये कुछ ऐसा मुझे याद है, जब हमारा बचपन था, 90s की बात मैं कर रहा हूँ, तो उस वक्त जब फौज का कोई कानवाई गुजरता था या ट्रक गुजरता था, तो मुझे याद है मेरे साथ जो स्टूडेंट था, हम जा रहे होते थे प्राइमरी में, उस वक्त हम पढ़ते थे, तो हम फौजियों को देख के सलूट मारते थे। ये एक कॉमन प्रैक्टिस थी हमारे इलाके में कि जहाँ भी फौज का कोई ट्रक देखा, उसमें फौजी हुए तो जनाब सलूट मारा। तो अब वो चीज़ कम होती जा रही है। अब फौज की आला क़यादत को भी यकीनी तौर पे इसकी तरफ देखना होगा कि क्यों कम होती जा रही है। और हम क्योंकि फौज पाक फौज मौजूद है, तो हमारी जो है वो एक तरफ सरहदों की निगहबान है, और दूसरी जानब हमारी जिंदगियों की निगहबान भी है, क्योंकि जो हमारा इस वक्त पूरा खित्ता है, जहाँ पे जिस अंदाज की आग जहाँ पे जा रही है, और मोदी सरकार की जो एक बात करें कि जी एक जनूनाना तरीक़ेकार है, और हम उसको देख रहे हैं। कश्मीर में हमने देखा, अब हम इंडिया में देख रहे हैं कि जिस अंदाज में मुसलमानों के अमलाक को जलाया जा रहा है, मुसलमानों को जो है हिंदू होने पे मजबूर किया जा रहा है, गाय का पेशाब पिलाया जा रहा है, इस अंदाज में जिस तरह मुसलमानों की वहाँ पे औरतों के साथ ज्यादतियाँ हो रही हैं, तो हम देख रहे हैं कि जिस तरह इस खित्ते में जो आग लगी हुई है, दाइश है या दीगर है, तो उसके लिए पाक फौज जो है वो एक मोइज़े से कम नहीं है। पाक फौज ने यकीनी तौर पे बहुत सारी कुर्बानियां दी हैं। हमने देखा है कि पाक फौज में ऑफिसर की शहीद होने का जो रेशो है वो दुनिया की किसी भी फौज में सबसे ज़्यादा है। पाक फौज के ऑफिसर हमेशा फ्रंट लड़ते हैं। हमने देखा कैप्टन शहीद होते हैं, मेजर कर्नल, अभी जो रिसेंट वाक़या हुआ बलोचिस्तान में, वहाँ पे मेजर साहब शहीद हुए। तो पाक फौज जो है उसका और पाकिस्तानी अवाम का दिल आपस में धड़कता है, मिला हुआ है, लेकिन थोड़ी बहुत अगर दूरी पैदा हो रही है तो उसको भी हमने हल करना है। हमने देखना है कि ये क्या वजूहात है जिनकी वजह से ये दूरी पैदा हो रही है, और उनको हमने ठीक करना है। और क्यों एक खातून के एक जो पर्सनल फेल है उसको पूरी फौज का बनाया जा रहा है, और फिर मैंने जैसे कहा पीटीएम एंड कंपनी जो है इसको एंटी फौज के तौर पे इस्तेमाल कर रही है, और ये कहा जा रहा है, और इंडियन मीडिया इसको उठा रहा है, और दीगर पाकिस्तान मुखालिफ मीडिया उठा रहा है। तो यकीनी तौर पे जो पाक फौज के माबैन और अवाम के माबैन कुछ ना कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि फासले हुए हैं, बिल्कुल नहीं हुए हैं, अभी भी पाक फौज अवाम के दिलों में जिंदा है। लेकिन जो इन कुछ इक़दामात की वजह से लोगों में ये फील किया जा रहा है, क्योंकि लाखों करोड़ों जो लोग नौजवान हैं वो बेरोजगार हैं, दो तीन डिग्रियां कर चुके हैं, नौकरी नहीं मिल रही, तो फिर उनके वो जो जज्बात होते हैं उनको उभारा जाता है, फिर उनके जज्बात को जो है वो फौज मुखालफ, रियासत मुखालफ करने की कोशिश की जाती है। तो क्यों ना हम वो तरीक़ेकार ही ख़त्म कर दें, क्यों ना हम वो बात ही ख़त्म कर दें, क्यों ना वो हम अंदाज ही ख़त्म कर दें जिसकी वजह से कोई हमारे नौजवानों को उभार सके, और फौज और अवाम के माबैन और नौजवानों के माबैन वही तलक जो है, जिस अंदाज में मोहब्बत है, जिस अंदाज में पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जाते हैं, वही अंदाज जो है चलता रहे तो बड़ा बेहतरीन है। तो मेरे जहन में ये था, बतौर एक जो है एक रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट के तौर पे, जो मैंने इन्वेस्टिगेट किया है, जो मैंने देखा है, मैं हर तरह के लोगों से मिलता हूँ, मैं पंजाब के लोगों से मिलता हूँ, सिंध के लोगों से मिलता हूँ, केपी के लोगों से मिलता हूँ, बलोचिस्तान के लोगों से मिलता हूँ, आज़ाद कश्मीर गया हूँ, जिन लोगों से जीबी गया हूँ, जिन लोगों से मेरी मुलाकात होती है, उनसे जो मैंने फीडबैक लिया, मेरा एक बतौर अगर आप कहें प्रोफेशनल जर्नलिस्ट, या आप ये कहें कि एक ऐसा साथी जो अपने काम के साथ लायल है, ये हकाइक और ये जो है वो फैक्ट्स पहुंचाने ज़रूरी थे, आवाम के सामने भी पहुंचाने ज़रूरी थे, फौज की आला क़यादत के सामने पहुंचाने भी ज़रूरी थे। और इस अंदाज में ये बात करनी, आल दो कि ये बड़ा सेंसिटिव एरिया है, ग्रे एरिया हमारे जर्नलिज्म में, या हमारे यहाँ कहा जाता है कि बड़ी कम इस पर डिस्कशन होती है, लेकिन क्योंकि जो फौज है, हमारी फौज है, हमारे भाई, हमारे दोस्त,
اس میں جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں، آفیسر لیول پہ، سولجر لیول پہ، اعلیٰ عہدوں پہ ہمارے دوست ہیں، ہمارے ہی معاشرے سے لوگ گئے ہوئے ہیں، تو ہمارا حق بنتا ہے کہ اگر ہم پولیس کو سجیشن دیتے ہیں، اگر ہم حکمرانوں کو سجیشن دیتے ہیں، تو ہم اپنی طرف سے ہم جو دیکھ رہے ہیں، اگر ہماری پہنچ اس انداز میں نہیں ہے کہ ہم کوئی 3 ماہ بعد کوئی اعلیٰ افسران سے ریگولر ملتے رہیں، تو ہم اس انداز میں اپنے اس پلیٹ فارم سے، جس کو ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں، اس پلیٹ فارم کے ذریعے یہ پیغام، یہ ایک فیکٹس، یہ اپنی ہو سکتا ہے کہ میں اس میں غلط ہوں، اور یہ جو میرا تجزیہ ہے یا جو میری انفارمیشن ہے اس سے ہٹ کے کچھ ہو اور وہ مجھے بتایا جائے کہ جی آپ نے جو تجزیہ کیا تھا وہ ایسے نہیں، ایسے چیزیں ہیں، تو ویل اینڈ گڈ، ہم وہ بھی پیش کریں گے، لیکن ابھی تک کی جو حقائق تھے، جو ابھی تک کی صورتحال تھی، جو ابھی تک میں نے انالیسس سارے اکٹھے کیے ہیں، اور خاص کر کے یہ واقعہ جو ہوا ہے کرنل صاحب کی بیوی والا، اور اس میں جس انداز میں یہ سوشل میڈیا کی زینت بنا، ٹویٹر پہ ٹاپ ٹرینڈ، جناب جس دن شب قدر ہے اس دن شب قدر کا ٹرینڈ نیچے ہے اور یہ ٹرینڈ اوپر ہے، فیس بک کی بات کریں، ٹویٹر کی بلکہ ڈبل ٹرینڈ چل رہے ہیں، انگلش میں علیحدہ، اردو میں علیحدہ، اور تو پھر جب ایسا موقع ملتا ہے تو پاکستان دشمن عناصر جو پاکستان میں نہیں بیٹھے، پاکستان سے باہر سیاسی پناہیں لے کے بیٹھے ہیں اور وہاں پہ ڈالر لے رہے ہیں ادھر ادھر سے، ان کو بھی موقع مل جاتا ہے، تو اس موقع کو ہم نے ختم کرنا ہے، مل کے ہم نے ختم کرنا ہے، اور اس وطن کی خاطر ہم نے مل کے اکٹھے جس انداز میں ہم پہلے لڑتے تھے اسی انداز میں اب بھی ہم لڑ رہے ہیں، اور اسی انداز میں ہم آگے بھی لڑیں گے، کیونکہ پاکستان ایک ہے، سویلین اور آرمی ایک ہے، ان میں کسی قسم کی نفاق پیدا کرنے کی جو کوشش ہے وہ پہلے بھی ناکام رہی ہے، آئندہ بھی ناکام، اب بھی ناکام ہے اور آئندہ بھی ناکام رہے گی۔ اپنے سید اون شرازی کو دیجیے اجازت، اللہ نے کے پاس۔